अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है यह है किलोवाट आवर। घर के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसका फिर आपको मंथली जो बिल आता है, आज हम देखेंगे उस बिल की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं उसकी मेजरमेंट जो है किलोवाट आवर के अंदर की जाती है, और फिर किलोवाट आवर की जो मेजरमेंट होती है उसको जो कॉस्ट ऑफ यूनिट होता है, जैसे आम तौर पर आजकल जो हमारे 12 to 14 रुपीज़ या 10 to 14 रुपीज़ होते हैं, तो उसके साथ जो है फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमारा मंथली बिल जो है वो यूज़ जो हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं वो आता है। इसके अंदर हम जो है अपनी डेली जो घर के अंदर ज़रूरत जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की अप्लाइंस इस्तेमाल होती हैं, जैसे लाइट बल्ब है, फ्रिज है, एसी है, डीप फ्रीज़र वगैरह या टीवी वगैरह, तो उसकी जो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम वो करते हैं या टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करते हैं वो भी हम इस तरीके के साथ जो आज हम मेथड देखेंगे, फार्मूला जो है उसको ड्राइव करेंगे, उसकी मदद से हम वो भी कर सकते हैं। तो किलोवाट आवर जो एक घंटे के अंदर जो जितनी वाट एनर्जी जो है किलोवाट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं उसको किलोवाट आवर कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आगे हम करते हैं और फार्मूला भी देखते हैं। Electrical energy is commonly consumed in very large quantity for the measurement of which joule is a very small unit. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घरों में कंज्यूम करते हैं, यूज़ अप होती है, वो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर होती है और जिसको मेजर करने के लिए जूल बहुत छोटा यूनिट है। आमतौर पर हमारे जो छोटा सा लाइट बल्ब है वो भी जो है 100 जूल के अंदर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। इस तरीके के साथ इलेक्ट्रिक फ़ैन जो हैं वो इससे भी ज़्यादा, ऐसे जितने भी अप्लाइंसेस घर में यूज़ हम करते हैं तो एनर्जी जो है जो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर यूज़ होती है, तो उसको जूल में मेजर करने के लिए जो है फिर ये छोटा यूनिट है, इसलिए हम उसको बड़े यूनिट्स में मेजर करते हैं। फिर ये यूनिट्स जो हैं किलोवाट आवर्स के अंदर होते हैं। अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ नीडेड विच इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए बड़े यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फिर किलोवाट आवर का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है किलोवाट आवर की ये बॉक्स के अंदर है। यहाँ से आपने अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करना है, यानी कि अगर आपको किलोवाट आवर की आ जाए तो यहाँ से इसको ऑनवर्ड फार्मूले तक और आगे जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। The amount of energy delivered by a power of 1 kilowatt in 1 hour is called kilowatt hour. एनर्जी की वो मकदार जो 1 किलोवाट पावर जो है वो 1 घंटे के अंदर मुहैया करे उसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। यानी कि जितनी एनर्जी जो है 1 किलोवाट पावर आपके घर के अंदर 1 घंटे में यूज़ करवाए या यूज़ आप हो, उस एनर्जी की मकदार को हम किलोवाट आवर कहेंगे। 1 किलोवाट पावर आपके पास 1 घंटे में सारी अप्लाइंसेस जितना उसको इस्तेमाल करें वो आपकी किलोवाट आवर एनर्जी बन जाएगी। 1 किलोवाट आवर, ये जो 1 किलोवाट आवर के हम यहाँ पे फार्मूला और इसके एंड रिजल्ट निकालेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो आपने ये जो 3 लाइनें हैं एज सच इनको ऐसे ही लिखना है। 1 किलो के लिए 1 किलोवाट जो हमारे पास है इसमें 1000 वाट आ जाएंगे। आर के लिए 1 आवर लिखेंगे, फिर आर के हम सेकंड्स बना लेंगे। 1 आवर के अंदर जो है 3600 सेकंड्स होते हैं, और फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 10⁵ जॉल या फिर 3.6 मेगा जॉल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। यानी कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है आपके पास 3.6 मेगा जॉल एनर्जी जो है वो आप 1 घंटे के अंदर यूज़ हो रही है आपके घर में। तो एमसीक्यूज़ में भी ये बात कहा जाता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, वहाँ पर भी आपने 3.6 मेगा जॉल या फिर 36 × 10⁵ जॉल, 36 × 10⁵ जॉल, और अगर हम एक 10 और निकालें तो ये 3.6 × 10⁶ जॉल हो जाएगा, जो कि फिर बाद में 3.6 मेगा जॉल बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन और ये वैल्यू इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अक्सर ये अलग अलग दोनों चीज़ें जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। नेक्स्ट जो है फिर किलोवाट आवर का जो है इसको यूनिट्स कैसे हम बनाएंगे। द एनर्जी इन किलोवाट आवर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग फार्मूला। जो किलोवाट आवर एनर्जी है एक इस फार्मूले से हम जो है फाइंड करते हैं। वाट इंटू टाइम्स ऑफ यूज़ इन आवर
डिवाइडेड बाय 1000। 1 किलो वाट आर, ये किलो वाट आर का जो फार्मूला आपके पास आएगा, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स ओवर 1000, ये आपका किलो वाट आर का फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद जो है यही जो भी हमने डिस्कस किया कि घर के अंदर जो भी आपकी अप्लाइंसेस चलती हैं उनकी सबकी एनर्जी जो है जो कंज्यूम वो करते हैं किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, और जब हम उसको किलोवाट आवर में मेजर कर लें फिर जो कॉस्ट ऑफ यूनिट हमारे पास फिक्स की होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मंथली बिल जो बन जाएगा। द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड in our houses measure the consumption of electric energy in the units of kilowatt hour according to which we pay our electricity bills। जो इलेक्ट्रिक मीटर हमारे घरों में लगे होते हैं, आपने अक्सर देखा है घर के बाहर जो हैं आप सबके इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं, वहाँ पर जो है रीडिंग्स जो शो होती है वो किलोवाट आवर के अंदर होती है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो किलोवाट आवर एनर्जी से मेजर करने के बाद जो है वो बनाया जाता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, वो 1 किलोवाट आवर आपका फिर 1 यूनिट बनेगा। 1 unit is known, we can calculate the amount of electricity bill by following फार्मूला। फिर ऊपर जो हमने अभी किलोवाट आवर वाला फार्मूला यूज़ किया उसको जो है हम कॉस्ट ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में बिल आता है वो कौन से फार्मूले से बनाया जाता है, वो यही है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम निकालने के लिए वही ऊपर वाला फार्मूला है, वाट इंटू मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स ओवर 1000। जितने वाट एनर्जी यूज़ हो रही है, जितने घंटों के लिए यूज़ हो रही है, उसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, और जो ये यूनिट्स बन जाएंगे फिर उन यूनिट्स को जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मंथली बिल आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। फिर से इसको एक दफ़ा देख लें, अगर आपको आ जाए डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन किलोवाट आवर तो उसमें आपने ये सारा टॉपिक लिखना है, और अगर आपको आ जाए हाउ वुड यू मेक हाउ इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ प्रीपेड तो फिर उसमें भी आप ये वाले जो फार्मूले नीचे दिए हैं इसको लिखेंगे। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपने देखनी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर, यानी एनर्जी की वो मिकदार जो 1 किलोवाट पावर जो है 1 घंटे के अंदर सप्लाई करे या मुहैया करे वो आपकी किलोवाट आवर एनर्जी कहलाएगी। किलोवाट जो है वो 1000 वाट इंटू 1 आवर, फिर 1 आवर की जगह पर 3600 सेकंड कर देंगे, और फिर आपका जो है कैलकुलेशन के बाद ये 3.6 मेगा जॉल एनर्जी, यानी कि 1 किलो वाट आवर के अंदर 3.6 मेगा जॉल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है या वो मौजूद होती है। फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो आपके पास आ जाएगा है पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स ओवर 1000। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फिर आपके घर के अंदर जो मीटर्स लगे हैं वो इसी फार्मूले की मदद से जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी को रीडिंग शो करते हैं, और उस रीडिंग को फिर कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो आपका इलेक्ट्रिक बिल आ जाता है। वाट इंटू टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स ओवर 1000, ये सब मिलकर यूनिट बनाते हैं और यूनिट को फिर उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो टोटल बिल हमारे पास आ जाता है। इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है, इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर्स डेली इन योर स्टडी रूम, अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ अ यूनिट इज़ 12 वाट। कि आपके घर में आप जहाँ पर जो पढ़ने वाला कमरा है वहाँ पर एक बल्ब यूज़ करते हैं, वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है 50 वाट है, और दिन जो है 8 घंटे रोज़ाना उसको जलाया जाता है, और जो बिजली का आपकी यूनिट की प्राइस है वो 12 रुपीज़ है। तो अब हम पहले इसको क्या करेंगे, इसमें किलोवाट आवर के अंदर जो है हम यूनिट फाइंड करेंगे इसकी मदद से, फिर उसको जो है कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका बिल बन जाएगा। पावर हमारे पास 50 वाट है जो कि 0.05 किलोवाट बन जाएगी। टाइम 8 आवर्स है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए फार्मूला वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स, और साथ में डेज आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। 8 आवर्स डेली हैं, एक महीने में 30 दिन आपके आएंगे तो 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपका एनर्जी इन वाट है वो 0.05 है, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 यूनिट्स आ जाएंगे। आगे जो आपकी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है वो 12 रुपीज़ है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपकी कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की है 144 एक बल्ब के लिए बन जाएगी।
इसी तरीके के साथ जितनी भी अप्लाइंसेस जो घर में एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं, इसी तरीके के साथ आप उनके नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम फाइंड करके और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके अपना बिल जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट इसको आमतौर पर डीसी से भी एब्रीवेट किया जाता है और अल्टरनेटिंग करंट को एसी से भी। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं करते। जैसे कि आमतौर पर आपके सेल फ़ोन की बैटरी या दूसरी बैटरीज जो हैं, टॉर्च वगैरह, इनके अंदर जो छोटे सेल पड़ते हैं, वहाँ से जो करंट मुहैया हो रहा होता है उसको आप डायरेक्ट करंट कहते हैं। और उसकी जो है आपकी वैल्यू या पोलैरिटी जो है उसको कम या ज़्यादा या चेंज नहीं कर सकते। जबकि अल्टरनेटिंग करंट, ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है। ये दोनों वेज में काम कर सकता है, पॉजिटिव वे के अंदर भी, नेगेटिव वे के भी अंदर। तो इसलिए इन दोनों को जो है आपने अलग अलग याद करना है। डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी और अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। The current derived from a cell or a battery is direct current since it is unidirectional, यानी कि इसकी एक ही डायरेक्शन होगी। The positive and negative terminal of the direct current source have fixed polarity। जब भी मैंने बात की कि डायरेक्ट करंट ऐसे करंट होंगे जिसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक ही सिमत में जो है आगे ट्रांसफ़र होंगे, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होगा। अगर हम उनको जैसे आप देखें कि आप सेल या मोबाइल फ़ोन की बैटरी को उल्टा डाल दें या टर्मिनल्स को कनेक्ट ना करें एग्जैक्टली, तो जो है आपके वो डिवाइस जो है काम नहीं करेगी, उसको करंट का फ़्लो रुक जाएगा। तो डायरेक्ट करंट के लिए टर्मिनल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। पोल्स की जो है साइड्स चेंज नहीं हो सकती। कि ये नहीं कि आप सेल जो है जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है उधर नेगेटिव टर्मिनल लगा दें, और जिस साइड पे आपके मेंशन जो किया होता है डिवाइस के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर पॉजिटिव ले आएँ, तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। Therefore level of DC remain constant with time। तो DC का लेवल जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है कांस्टेंट रहता है, जैसे कि हमें ग्राफ में भी इसकी दिखाया जाएगा। ये 14.14 जो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम, ये आपका DC करंट के लिए आपको नज़र आ रहा है। जो ब्लैक लाइन है ये करंट को शो कर रही है, और ये स्ट्रेट ही एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ना वोल्टेज में कोई चेंज आ रहा है, टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। On the contrary, there is also a current which change its polarity again and again. Such a current that change direction after equal interval of time is called alternating current or AC। कि इसके बरक्स हमारे पास दूसरा जो करंट आता है जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वक्त के साथ साथ अगेन एंड अगेन तो बार बार जो है चेंज हो रही है। जब टाइम को अपना ड्यूरेशन पूरा करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके के साथ जिस करंट की डायरेक्शन जो है आप चेंज कर सकते हैं या चेंज हो रही होती है, उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद हर दफ़ा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन से चेंज से मुराद ये कि कभी पॉजिटिव साइड पे करंट फ्लो कर रहा होगा पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से, नेक्स्ट जो है नेगेटिव साइड पे आ जाएगा नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से। इस तरीके के साथ करंट की जो वैल्यू है वो हर टाइम इंटरवल के बाद, टाइम पीरियड के बाद, ड्यूरेशन के बाद एक जैसे जो है वो चेंज होती रहती है। इस किस्म के जो करंट है उसको हम एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के दरमियान जो है डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिफरेंस में आपने पॉइंट बनाकर फर्स्ट पॉइंट पे दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आप जो इसकी डायरेक्ट करंट जो है आप यही लिखेंगे, यूनिडायरेक्शनल करंट विच हैज़ फिक्स्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स एंड कैन नॉट चेंज देयर पोलैरिटी या हैव फिक्स्ड पोलैरिटी। ये 2-3 पॉइंट्स बनाएंगे। नीचे फिर आप लिखेंगे डायरेक्ट करंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेल और बैटरी, और उसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे कि ग्राफ शो करेगा कि इसकी जो है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही विद द टाइम। जब आप अल्टरनेटिंग करंट को लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे दैट करंट विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वी कैन चेंज या इट कैन चेंज इट्स पोलैरिटी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। और तीसरे में आप जो है इसमें लिख देंगे दैट दिस टाइप ऑफ करंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर। जो आपके घरों में भी करंट इस्तेमाल हो रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, और ये एसी करंट जो है एसी जनरेटर से पैदा होता है। तो आपने इसकी भी साथ में डायग्राम बनाकर जो है इसको एक्सप्लेन कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर डिफरेंस के तौर पर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी।
तो वहाँ पर एसी और डीसी जो है आपने ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की डेफिनेशंस और 1-2 पॉइंट्स लिख के डायग्राम साथ बना देनी है। इसके बाद जो हमारे पास इसका ग्राफ है इसको भी आप देख लें, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम। यहाँ पर आपका जो है ये ग्राफ 14.15 फिगर के अंदर ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। देखें आप कि इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू है, फिर उसके बाद नेगेटिव के नीचे आके वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, यानी कि मिनिमम बन जाएगी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ये इसकी टाइम पीरियड की डेफिनेशन है ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमने वेव्स के लिए फर्स्ट चैप्टर में की थी, आप चैप्टर नंबर 10 के अंदर। और यहाँ पर जो है टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये एसी करंट की है। अगर सिंपल आपको पेपर में डेफिनेशन आ जाए डिफाइन टाइम पीरियड, तो आपने वो फर्स्ट वाली ही लिखनी है जो हमने वेव्स वाले चैप्टर के अंदर की थी। हाँ, अगर वो एसी करंट के टाइम पीरियड की बात करें तो फिर आपने ये वाला जो है इसका ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। इस टाइम पीरियड की अगर डेफिनेशन देखें, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एसी वोल्टेज और करंट रिपीट इट्स वैल्यू इज़ नोन एज इट्स टाइम पीरियड। यानी टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल जिसके बाद एसी करंट या एसी वोल्टेज अपनी डायरेक्शन चेंज करे या अपनी वैल्यू चेंज करे, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम और फिर दोबारा मिनिमम से मैक्सिमम, इस तरीके के साथ जितने टाइम में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं या अपनी वैल्यू को अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वैल्यू चेंज करें, तो आपका वो टाइम ड्यूरेशन जो है टाइम पीरियड कहलाएगा। यानी जितने टाइम के अंदर अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है वो टाइम जो है टाइम पीरियड कहलाएगा। इसकी जो वैल्यू है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन के तौर पर जो वैल्यूज़ डिफरेंट ममालिक के हैं उनमें इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है, टाइम ड्यूरेशन की भी। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है 50 हर्ट्ज़ है आपके करंट की, 1 सेकंड के अंदर जो है वाइब्रेशन कह लें या उसकी जो डायरेक्शन के अंदर चेंज आता है। दूसरे ममालिक में कम होता है या ज़्यादा होगा, हर कंडीशन के हिसाब से हर मुल्क के लिए जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट की टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, ये डिफरेंट होता है या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी की जो है किसी भी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी डिसाइड करती है कि कितनी देर के बाद आपके करंट की वैल्यू चेंज होगी या वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। इन पाकिस्तान अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेट 50 टाइम्स एवरी सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा पाकिस्तान में करंट की डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज होती है। जो आपके घरों में करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन है वो 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा चेंज होती है। इसका मतलब है कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से जो है वो आपके घर के अंदर करंट जो है ऑसिलेट कर रहा है। Thus its frequency is 50 Hz. Alternating current has advantages that make it more practical for use in transforming electrical energy. तो जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक करंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़। ये 2-3 दफ़ा MCQs में भी पूछा गया है, तो इसको जो 50 हर्ट्ज़ वाली वैल्यू आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा जो अल्टरनेटिंग करंट के जो है डायरेक्ट करंट के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इसको जो है यूज़ करना घरों के अंदर जो है उससे बेहतर है डायरेक्ट करंट की, क्योंकि पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ना उसकी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कम या ज़्यादा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की जो है वैल्यू वो जो है चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेहतर तरीके के साथ जो है ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट करंट, तो आपने ये वाली जो एंड वाली आपके पास 4 लाइनें हैं ये यहाँ पर मेंशन करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट हैज़ एडवांटेजेस दैट मेक इट मोर प्रैक्टिकल फॉर यूज इन ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। For this reason, the current supplied to our homes by power companies is alternating current rather than direct current। कि इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इसके अंदर हम जो है अलग अलग अप्लाइंस को जितना वोल्टेज चाहिए उसके अंदर कैपेसिटर वगैरह या फिर जो है स्टेबलाइज़र वगैरह यूज़ करके उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट हो तो फिर इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। हम बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होंगी जो डायरेक्ट करंट की मदद से चलेंगी नहीं, अगर कुछ चलेंगी तो उसमें जो है जो करंट की वजह से ख़राबी हो सकती है। तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करना जो है घरों में बेहतर रहेगा।
तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन याद रखनी है, एसी करंट की ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर सिंपल डिफाइंड टाइम पीरियड आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया तो उससे मुराद वो टाइम पीरियड जो आपने वेव्स वाले चैप्टर में किया था, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो है उसको, एक टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। अगर वो एसी करंट की टाइम पीरियड की बात करेंगे तो फिर आपने ये मेंशन करना है, वहाँ पे ये डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आपने एसी और डीसी का देखा भी हमने, तो एसी और डीसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के दरमियान डिफरेंस आपने रखना है। 2 से 3 पॉइंट बनेंगे, साथ डायग्राम भी आप इसके बनाएंगे। और इससे ऊपर जो है हमने ये फार्मूले दोनों याद रखने हैं। किलोवाट आवर का जो है इसको कैसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और किलोवाट आवर की डेफिनेशन, और 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 मेगाजॉल के इक्वल, ये भी ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।